रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से युद्ध जारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस समय यूक्रेन हथियार और गोला बारूद की भारी कमी से जूझ रहा है। ऐसे में उसने हमले कम कर दिए हैं। एक न्यूज रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि यूक्रेन की 59वीं मोर्टार एंड ब्रिगेड जहां पहले एक दिन में 20 से 30 शेल दागती थी, वहीं अब 1-2 या फिर बिना दागे ही काम चलाया जा रहा है। वहीं यूक्रेन के सैन्य अधिकारी के मुताबिक एक दिन में 7,700 शेल दागे जाते हैं, यानी हर 6 सेकंड में एक फायर होता है। रूसी की बात करें तो वह भी अपने हथियारों को सुरक्षित रखना चाहता है और गोला बारूद का कम इस्तेमाल कर रहा है। इसके बावजूद वह यूक्रेन से 3 गुना ज्यादा फायरिंग करता है। यूक्रेन का कहना है कि हथियारों की कमी की वजह से युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा है। यूक्रेनियन यूनियन ने कहा कि अगले साल तक यूक्रेन को 10 लाख आर्टिलरी शेल दी जाएगी। नाटो ने कहा कि यूक्रेन की मदद करने के लिए बड़ी मात्रा में गोला बारूद देना आसान काम नहीं है। यूक्रेन के सैन्य सूत्रों का कहना है कि यूक्रेन को बाखमुत के जिस रास्ते से हथियारों की सप्लाई मिलती थी, वहां रूस से कब्जा कर रहा है और इससे सप्लाई बाधित हो गई है। यूक्रेन की सेना ने भी यहां कहा था कि शहर पर उनकी पकड़ तो बनी हुई है, लेकिन चुनौतियां बढ़ गई है। बता दें कि यूक्रेन अक्सर पश्चिमी देशों से हथियार मांगता रहा है। अमेरिका जैसे देश उसे एडवांस हथियार दे भी रहे हैं। वहीं रिपोर्ट ये भी है कि यूक्रेन ने म्यूजियम में रखे अपने हथियारों को भी युद्ध में उतार दिया था। यूक्रेन की सेना ने सोवियत समय की 240 मिलीमीटर मोर्टार गन को भी युद्ध में उतार दिया। इसके अलावा भी पुरानी तकनीक से बने हथियारों का इस्तेमाल किया। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। साल गोवा सरकार ने लोगों से फ्री LPG सिलेंडर स्कीम लागू करने का वादा किया था, जिसे पूरा करने में सरकार असफल रही। अब इसे लेकर एक तरफ जहां जनता में गुस्सा है, तो दूसरी ओर बीजेपी सरकार विपक्ष के निशाने पर है। गोवा में भाजपा सरकार ने वादा किया था कि वे फ्री LPG सिलेंडर बांटेगी, और अब इस वादे से यू टर्न ले लिया है, जिससे कांग्रेस की ओर से लगातार योजना और चुनाव के वादे को लेकर बीजेपी सरकार को घेरा जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि बीजेपी के DNA में है कि वह चुनाव से पहले झूठे वादे करती है और फिर धोखा देती है। इसके साथ ही कांग्रेस ने गोवा में हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के दौरान पार्टी नेता राहुल गांधी के पोस्टर को लोगों में बांटते हुए कहा कि अगर 2024 में चुनाव में कांग्रेस सत्ता में वापसी करती है तो LPG सिलेंडर 500 रुपए में मिलेंगे। चुनाव के वक्त फ्री LPG के वादा करने वाली भाजपा सरकार ने अब कहा कि यह केवल निम्न आय वर्ग के लिए है। इस पर कांग्रेस का आरोप है कि मतदाताओं को धोखा देकर वोट बटोरे है। अब बीजेपी ने हमेशा की तरह से यू टर्न लिया है। मुख्यमंत्री योजना को लागू करने की सही तारीख की घोषणा क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका मतलब है कि वे इसे अगले चुनाव तक के लिए टालना चाहते हैं। अब जनता को बीजेपी की चालों के बारे में पता चल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। बागेश्वर सरकार के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर लगातार चर्चा में रहे हैं। वे अलग अलग मंच से लगातार हिंदू राष्ट्र और सनातन की आवाज उठाते रहते हैं। एक बार फिर उन्होंने हिंदू राष्ट्र की मांग को दोहराते हुए अयोध्या के बाद काशी का मुद्दा जोर शोर से उठाया। सनातन धर्म सभा मंच से धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, अयोध्या तो झांकी थी, मथुरा काशी बाकी है। बाबा बागेश्वर धाम सरकार का नया विवाद सामने आया है। देवकी नंदन ठाकुर का कार्यक्रम भोपाल में था। यहां मंच पर नजर आई धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, अयोध्या तो झांकी थी, मथुरा काशी बाकी है। हम यही प्रार्थना करते हैं कि जितने भी भारतवर्ष में ठाकुर जी के अनुयायी हैं, ये काम पूरे विश्व में रहने वाले कृष्ण के अनुयायी का है। बहुत ही जल्द मथुरा में श्री कृष्ण की जन्मभूमि के लिए एक यात्रा निकालेंगे। बहुत जल्दी कृष्ण मंदिर भी बनना चाहिए। उन्होंने कहा, पहले आए राम फिर घनश्याम। बताते चले कि धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र पर अपने रूप की वजह से लगातार चर्चाओं में रहे हैं। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने भी मथुरा में कृष्ण मंदिर बनने को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा, कृष्ण जन्मभूमि के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है। अगर आपको साथ देना हो तो जरूर देना, वरना मैं अकेले ही कर लूंगा। सनातन धर्म सभा को संबोधित करते हुए कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने कहा कि 25-30 साल बाद भी हमारा देश सेक्युलर रहेगा, इसकी गारंटी कौन दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। देश के सोने का आयात बीते वित्त वर्ष के पहले 11 माह बाद दौरान करीब 30% घटकर 31.8 अरब डॉलर रह गया। वहीं चांदी का आयात 66% बढ़कर
3 अरब डॉलर हो गया। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार सीमा शुल्क की ऊंची दरों तथा वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच सोने का आयात घटा है। आपको बता दें कि सोने का आयात देश के चालू खाते के घाटे को प्रभावित करता है। वित्त वर्ष 2021-22 की समान अवधि में सोने का आयात 45.2 अरब डॉलर रहा था। अगस्त 2022 से सोने का आयात लगातार नकारात्मक बना हुआ है। हालांकि बीते वित्त वर्ष के पहले 11 माह में चांदी के आयात 66% से बढ़कर 5.3 अरब डॉलर हो गया है। सोने के आयात में भारी गिरावट के बावजूद देश के व्यापार घाटे को कम करने में मदद नहीं मिली है। आयात और निर्यात का अंतर व्यापार घाटा कहलाता है। अप्रैल फरवरी 2022-23 में व्यापार घाटा 247.52 अरब डॉलर पर पहुंचने का अनुमान है। इससे पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह 172.53 अरब डॉलर था। उद्योग के विशेषज्ञों के अनुसार सोने पर ऊंचे आयात शुल्क और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं की वजह से इसके आयात में गिरावट आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएस। आज के दौर में इनकम टैक्स भरना काफी आसान हो गया है। आप अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर की मदद से केवल एक क्लिक पर आसानी से इनकम टैक्स जमा कर सकते हैं, लेकिन पहले के समय ऐसा नहीं था। आपको इनकम टैक्स ऑफिस जाकर लाइन में लगकर टैक्स जमा करना पड़ता था। आइए जानते हैं आखिर भारत में इनकम टैक्स फाइलिंग की शुरुआत कैसे हुई। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की स्थापना 1922 में हुई। इसे देश में टैक्स सिस्टम की आधारशिला माना जाता है। इसके बाद 1924 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट लाया गया, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कार्य को संभालता था। फिर इसके बाद धीरे धीरे इसमें टैक्स प्रावधानों को जोड़ा गया और कई एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव भी किए गए। सरकार की ओर से डायरेक्ट टैक्स प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एडवाइजरी कमेटी गठित की गई थी। इसी के द्वारा आज के समय में लागू इनकम टैक्स एक्ट 1961 लाया गया, जो 1 अप्रैल 1962 से लागू हुआ था। इसी में पहली बार रेवेन्यू ऑडिट को जोड़ा गया था। साथ ही में इसमें इनकम टैक्स अधिकारियों के कार्य के मूल्यांकन के लिए पहली बार नया सिस्टम भी लागू किया गया था। अब बात करें इनकम टैक्स एक्ट में बड़े बदलाव की, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 के तहत सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स की स्थापना की गई। 1964 में एन्युटी डिपॉजिट स्कीम की शुरुआत की गई। 1981 में कंप्यूटराइजेशन की शुरुआत की गई। शुरू में केवल चालान को ही कंप्यूटर से भरा जाता था। 1984-85 महानगरों में 3 कंप्यूटर सेंटर्स खोले गए, जिसमें SN73 सिस्टम का उपयोग किया गया था। बाद में इसे 1989 में 33 शहरों तक बढ़ा दिया गया। इसके बाद से पैन और टैन कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से ही दिए जाने लगे। साल 2002 में पूरे देश में कंप्यूटर से रिटर्न भरने की सुविधा शुरू की गई। 2014 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नई वेबसाइट लॉन्च की गई, जिसमें कई फीचर्स को जोड़ा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएस। सौर पवन जैसे रिन्यूएबल ऊर्जा सेक्टर में पिछले 3 वर्षों से बहुत ही धीमी गति से हुई प्रगति के बाद केंद्र सरकार अब ज्यादा सजग नजर आ रही है। अगले 5 वर्षों तक सौर व पवन ऊर्जा से सालाना 50,000 मेगावाट की अतिरिक्त बिजली क्षमता के लिए निविदाएं आमंत्रित करने का फैसला किया गया है। पिछले 3 वर्षों के दौरान देश में इस सेक्टर के सिर्फ 27-28 हजार मेगावाट क्षमता जोड़ने के अनुभव को देखते हुए यह फैसला बहुत ही महत्वाकांक्षी नजर आता है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए मंत्रालय के स्तर पर इस फैसले का हर 3 महीने पर समीक्षा करने का फैसला भी किया गया है। मंत्रालय के अधिकारी मानते हैं कि अगर वर्ष 2023-24 के हर साल 50,000 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता नहीं जोड़ी जाएगी, तो वर्ष 2030 तक देश में रिन्यूएबल ऊर्जा से 5 लाख मेगावाट बिजली बनाने का लक्ष्य हासिल नहीं हो सकेगा। इस लक्ष्य की घोषणा पीएम नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में दिसंबर 2021 में की थी। वर्ष 2017 तक भारत में कार्बन उत्सर्जन को पूरी तरह से समाप्त करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भी रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में यह काम करना होगा। रिन्यूएबल परियोजनाओं को मंजूरी मिलने से लेकर बिजली उत्पादन तक में 18 से 24 महीने तक का समय लगता है। इसलिए अगले 5 वर्षों के भीतर 2.50 लाख मेगावाट की क्षमता लगाने की ऑर्डर देने होंगे। मंत्रालय के स्तर पर यह निगरानी होगी कि हर वित्त वर्ष से पहले 2 तिमाहियों में 15-15 हजार मेगावाट की क्षमता की निविदाएं दी जाए और बाद की 2 तिमाहियों के लिए 10-10 हजार मेगावाट क्षमता के लिए निविदाएं जारी हो। बिजली मंत्रालय यह भी देखता है कि राज्यों के बीच इस बारे में बेहद सामंजस्य स्थापित हो रहा है या नहीं और रिन्यूएबल परियोजनाओं की बिजली को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए आवश्यक ट्रांसमिशन व्यवस्था हो रही है या नहीं। बिजली मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 28 फरवरी 2023 तक देश में रिन्यूएबल ऊर्जा से
169,000 मेगावाट बिजली बनाने की क्षमता है। इसके अलावा 82,000 मेगावाट की परियोजनाओं विभिन्न स्तरों पर है, जबकि 41,000 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं के लिए टेंडर जारी किए जाने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। भारत का रूस से कच्चे तेल का आयात इराक की तुलना में लगभग 2 गुना हो गया है। मार्च के महीने में भारत ने रूस से औसतन 1.64 मिलियन बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल का आयात किया है। भारत के लिए इराक 2017-18 से कच्चे तेल का शीर्ष आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। रूस लगातार छठे महीने भारत के लिए कच्चे तेल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश बना हुआ है। इस कच्चे तेल को भारतीय रिफाइनरियों में पेट्रोल और डीजल में परिवर्तित किया जा रहा है। बता दें, रूस की ओर से भारतीय तेल कंपनियों को कच्चे तेल की खरीद पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। यूक्रेन रूस युद्ध शुरू होने से पहले भारत अपनी जरूरत का 1% से भी कम कच्चा तेल रूस से आयात करता था, लेकिन इस साल मार्च में ये बढ़कर 34% पर पहुंच गया है। एक रिपोर्ट में अधिकारियों के हवाले से बताया गया कि रूसी कच्चा तेल $60 प्रति बैरल से कम की कीमत पर आयात किया जा रहा है और इसका भुगतान करने के लिए यूएई दिरहम का उपयोग किया जा रहा है। मार्च में रूस के बाद सऊदी अरब भारत का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता देश था। सऊदी अरब की ओर से भारत को 9,86,288 बैरल प्रतिदिन का निर्यात किया गया था। इसके बाद 8,21,992 बैरल प्रतिदिन के साथ इराक का नाम तीसरे नंबर पर था। मार्च में अमेरिका को पछाड़कर यूएई 3,13,002 बैरल प्रतिदिन के साथ भारत का चौथा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश था। अमेरिका ने मार्च में भारत को 1,36,464 प्रतिदिन कच्चे तेल का निर्यात किया है, जो कि फरवरी में 2,48,430 बैरल प्रतिदिन था। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। अमेरिका ने रूस और चीन की अंतरिक्ष में बढ़ती हुई ताकत को मात देने की तैयारी कर ली है। यही कारण है कि अमेरिकी स्पेस डेवलपमेंट एजेंसी अगले कुछ महीनों में 150 से भी ज्यादा खुफिया सैटेलाइट्स को लॉन्च करेगी। अमेरिका के इन सैटेलाइट्स का प्रमुख काम अंतरिक्ष में और धरती में रूस और चीन की हर हरकत पर नजर रखना है। कुछ दिन पहले ही ऐसी रिपोर्ट आई थी कि चीन की एक सैटेलाइट ने अंतरिक्ष के अंदर अमेरिकी सैटेलाइट की जासूसी की थी। इससे अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन में हड़कंप मच गया था। इस घटना के बाद से ही अंतरिक्ष में चीन और रूस को कड़ी टक्कर देने की तैयारियां शुरू हो गई थी। अमेरिका के 500 जासूसी सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन, डेटा ट्रांसफर और मिसाइल ट्रैकिंग जैसे खूबियों से लैस हो गए। ये सैटेलाइट्स रूस और चीन की एंटी सैटेलाइट मिसाइलों को भी मात दे सकते हैं। इतना ही नहीं, ये हाइपरसोनिक मिसाइल को भी ट्रैक करने में सक्षम होंगे। इनमें से 10 सैटेलाइट का पहला बैच 2 अप्रैल को लॉन्च किया गया था। अंतरिक्ष युद्ध की संभावनाएं पहले से ही व्यक्त की जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी देश के उपग्रह पर सीधा हमला पृथ्वी पर युद्ध को भड़का सकता है। रूस और चीन लंबे समय से डायरेक्ट एनर्जी वेपन यानी DEW को विकसित करने में जुटे हैं। इस तरह के वेपन पलक झपकते सैकड़ों किलोमीटर ऊपर मौजूद मिसाइलों को मार गिरा सकते हैं। इसके अलावा रूस और चीन दोनों के पास सैटेलाइट को मार गिराने वाली एंटी सैटेलाइट मिसाइलें भी मौजूद है। दोनों ही देशों ने अपनी ताकत को दुनिया के सामने प्रदर्शित भी किया है। SDA के प्रोलिफेरेटेड वार फाइटर स्पेस आर्किटेक्चर में 28 उपग्रहों का पहला बैच या ट्रेंच है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।